Guys, this topic is something called as cross product. Something called as cross product, guys, or it is also called as vector product. It is a way of multiplying two vectors in which the answer is a vector. Answer is a vector. मान लो ये हमारा a वेक्टर है और मान लो ये हमारा b वेक्टर है, तो a and this is the angle between two vectors. कैसे निकालते थे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? टेल टू टेल ज्वाइन करते थे और छोटा एंगल, टेल टू टेल ज्वाइन करते थे और छोटा एंगल, हाँ या ना? तो ये वाला एंगल, तो हम ये कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? a क्रॉस b. a ये मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, दिस इज अ न्यू सिंबल क्रॉस. जैसे पहले क्या लिखा था हमने? a डॉट b, दैट वाज योर स्केलर प्रोडक्ट, हाँ या ना? तो वेक्टर प्रोडक्ट में a क्रॉस b लिखोगे, दैट विल बी a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा. लेकिन ये चीज इस चीज का मैग्नीट्यूड है. ये क्या चीज है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b. a क्रॉस b की डायरेक्शन भी होती है, a क्रॉस b की डायरेक्शन भी होती है. तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? जब तुमने लिखा a क्रॉस b, इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकंड, और फिर इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? यहां पर एक साइड में ना एक वैसे कुछ लिख देते हैं, एन कैप. व्हाट इज एन कैप? इट इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b. इट इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b. तो डायरेक्शन तुम्हें निकालनी सिखा रहा हूं मैं, कैसे डायरेक्शन निकाली जाएगी a क्रॉस b की. तो हम क्या करेंगे? इसको डायरेक्शन निकालते हैं बाय समथिंग कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? जो फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला है, इसमें ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है. जैसे a क्रॉस b लिख रहे हैं ना, तो जो पहले लिखा है उसको फर्स्ट बोलना और बाद में जो लिखा है उसी को सेकंड बोलना. अब क्या करो कि राइट हैंड को ऐसे रखो, ऐसे कि फर्स्ट वाले के अलोंग तुम्हारी फिंगर्स हैं, फर्स्ट वाले के अलोंग तुम्हारी फिंगर्स हैं. थंब रूल कहता है कि जो फर्स्ट है वहां से सेकंड पे जाओ, फर्स्ट टू सेकंड जाओ थ्रू एंगल थीटा, फर्स्ट टू सेकंड जाओ थ्रू एंगल थीटा, और राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो थ्रू द एंगल थीटा फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड. तो जो ये थंब की डायरेक्शन होती है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. नहीं समझ में आया? क्या करोगे? राइट हैंड थंब रूल कह रहा है कर्ल योर राइट हैंड fingers, curl your right hand fingers from first to second through angle theta. Then your direction of thumb, कोई लेफ्टी तो नहीं है यहाँ पे? पहले बता दो भाई. Direction of thumb gives डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. समझ में आया कि नहीं आया? फिर से करो. पहले वाले के अलोंग फिंगर्स रखो, पहले वाले के अलोंग, फिर उनको थीटा एंगल से कर्ल करो, और तो थंब की डायरेक्शन आएगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ या ना? तो इस केस में कैसे आई? आउट ऑफ प्लेन आई ना. इस केस में कैसे आई? आउट ऑफ प्लेन आई. अब अगर इसी केस में b क्रॉस a निकालते, तो b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा? b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड साइन थीटा. अब इसमें फर्स्ट कौन सा है? b, और a कौन सा है? सेकंड. तो अब तुम थीटा के थ्रू फर्स्ट टू सेकंड जाने की कोशिश करोगे, तो पहले फिंगर्स किस पे रखो? फर्स्ट पे. फर्स्ट क्या है इसमें? B. उंगलियां शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ B. उंगलियां
ऐसे होंगी ना, और फिर उसको कर्ल करके तुम कहोगे ऐसे रखेंगे। मैंने कहा ऐसे तो फिर तुम थीटा के थ्रू नहीं आ रहे ना, तुम्हें थीटा के थ्रू 1 पे आना है। ये वाला फर्स्ट है इस केस में, ये वाला तुम्हारा सेकंड है। तुम्हें यहां से 1 से 2 की तरफ कर्ल करना है, ऐसे कर्ल करनी है। तो ऐसे कर्ल करोगे तो तुम्हारा थंब किस डायरेक्शन में होगा? इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन होगा। तो डायरेक्शन क्या हो गई? इनटू द प्लेन। इसका मतलब ये भी समझ में आना चाहिए कि A क्रॉस B is not same as B cross A. Rather, they are opposite vectors. They are opposite vectors. This is not commutative. This is not commutative. Cross product is not commutative. In fact, A cross B is technically minus of B cross A. A cross B is technically minus of B cross A. क्योंकि इस केस में A क्रॉस B तो हो गया बाहर की तरफ और B क्रॉस A हो गया अंदर की तरफ। तो ये अपोजिट वेक्टर्स हो गए। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? A क्रॉस B और B क्रॉस A के बीच में 180 डिग्री। समझ में आ गया या नहीं आ गया? मतलब मान लो ये वेक्टर हमारे पास C वेक्टर है और ये वेक्टर हमारा D वेक्टर, ये D वेक्टर है, ये C वेक्टर है, ये D वेक्टर है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कौन सा होगा? ये वाला थीटा होगा ना। अब C क्रॉस D निकालना है, C क्रॉस D निकालना है। इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? आउट ऑफ द प्लेन होगी, क्योंकि C से D जाओगे। और D क्रॉस C निकालोगे तो इनटू द प्लेन होगी। नहीं समझ में आया? फिर से C से D जाओगे तो ऐसे जाओगे ना। हाँ, तो फिंगर्स तुम्हारी राइट हैंड की ऐसे होनी चाहिए, तो आउट ऑफ द प्लेन हो गया। अब जब तुम D से C जाओगे तो ऐसे जाओगे, तो फिंगर्स ऐसे होनी चाहिए ना राइट हैंड की। D क्रॉस C निकाल रहे हो तुम, D क्रॉस C मान लो, तो D इज फर्स्ट एंड C इज सेकंड। तो फर्स्ट टू सेकंड जाना होता है ना थ्रू एंगल थीटा। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट टू सेकंड जाऊंगा तो ऐसे जाऊंगा, तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस केस में हमारा C क्रॉस D तो हो गया आउट ऑफ द प्लेन एंड D क्रॉस C क्या हो गया? इनटू द प्लेन। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? ओके। एक और चीज, क्रॉस, ऐसे क्रॉस लिखा हो इसका मतलब होता है इनटू द प्लेन, और ऐसे डॉट लिखा हो इसका मतलब होता है आउट ऑफ प्लेन। ये सिंबल तुमने यूज करे होंगे शायद मैग्नेटिज्म चैप्टर में, है ना? क्रॉस का क्या मतलब होता है? इनटू द प्लेन। डॉट का क्या मतलब होता है? तो जैसे C क्रॉस D किया तो उसके आगे लिख देते हैं डॉट, और D क्रॉस C किया तो उसके आगे लिख देंगे क्रॉस। क्रॉस मतलब दैट इज इनटू द प्लेन। जैसे A क्रॉस B किया, A क्रॉस B किया तो इसके आगे डायरेक्शन क्या है? एन कैप इज इन आउट ऑफ द प्लेन। जैसे ये B क्रॉस A किया तो दिस इज योर इनटू द प्लेन। गाइस यहां तक का समझ में आ गया? अब रुको, मान लो हमारे पास A वेक्टर ऐसे है और B वेक्टर अंदर है। जरा A क्रॉस B निकालना। पेन करो, पेन उठाओ। A B, A इधर है, B इधर है, ये एंगल है बीच में, कितना है? 90। और A क्रॉस B करूंगा तो ऐसे करूंगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो A क्रॉस B कैसे होगा? ऊपर की तरफ। और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन 90, दैट इज, हाँ, तो A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज अपवर्ड्स। अब अगर कोई कहे B क्रॉस A,
डाउनवर्ड्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? बी क्रॉस ए, और इधर देख लो भाई, बी से ए जाओ, बी से ए जाओ, बी पे हाथ रखो, उंगलियां बी के अलोंग, उससे ए पे जाओगे, हाँ या ना? अब जैसे मान लो ये हमारे पास ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, करना जरा ए क्रॉस बी। ए ऐसे है, बी ऐसे है, ए क्रॉस बी, राइट, ए से बी थ्रू थीटा, हाँ या ना? दिस विल बी ए क्रॉस बी। मान लो ऐसे है, एक और प्रैक्टिस के लिए, ए ऐसे है और बी नीचे है, ए क्रॉस बी करना, ए बाहर है, ए बाहर है और बी नीचे है, और ए क्रॉस बी, राइट, हाँ या ना? तो पता है इस चीज की जरूरत कहां पड़ती है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, इधर की तरफ, और यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से, तो फोर्स लगती है इस पे Q V क्रॉस B। क्या लगती है फोर्स? Q V क्रॉस B। ये चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v है इधर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है अंदर की तरफ, तो इसका मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा? QVB साइन 90 हो जाएगा ना? तो मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया? QVB, और V क्रॉस B किधर की तरफ आएगा? V क्रॉस B, V क्रॉस B ऊपर की तरफ आएगा, तो फोर्स किधर की तरफ लगेगी? ऊपर की तरफ। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? फोर्स ऐसे लगेगी। इसी को तुम कोई ना कोई फ्लेमिंग रूल से कर रहे होते थे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें ये तो सिखाया नहीं कि दिस इज बेसिकली योर क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज बेसिकली योर क्रॉस प्रोडक्ट। यहां तक का समझ में आ गया नहीं आ गया? जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने नहीं कहा था कि अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 0। क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि साइन 0 हो जाएगा। और अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? फिर से 0, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है। और अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ए भी हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन 90 1 हो जाएगा। इस केस में डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आउट ऑफ द प्लेन। ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद हम ये कहते हैं, सपोज करो आईजे के टर्म्स में बात करनी है हमें, क्या करनी है? आईजे के टर्म्स में बात करनी है। सपोज ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है, एंड सपोज ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो गया? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो गया? जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो गया? के कैप। अब जरा एक चीज, आई क्रॉस आई कितना होगा? 0। हाँ 0। मतलब जैसे याद करेंगे, ए डॉट ए क्या था? ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ए क्रॉस ए क्या होगा? 0। समझ में आई बात या नहीं आई? पक्का? तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा, और ऐसे ही हमारा के क्रॉस के भी 0 हो जाएगा।
यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब सपोज आई क्रॉस जे करना है, आई क्रॉस जे करना है, तो आई से, आई कैप से जे कैप की तरफ घुमाओ, तो के वाली डायरेक्शन बन गई, हाँ या ना? और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 मैग्नीट्यूड साइन 90 इज ऑल्सो 1, तो 1 ही रहा ना, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के कैप। ऐसे ही जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई कैप। और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? जे कैप। ये समझ में आया कि नहीं आया? आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? जे। ये एक साइक्लिक ऑर्डर में जा रहे हैं हम ये कह रहे हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, आई क्रॉस जे, ऐसे चलो, आई क्रॉस जे क्या बनेगा? के, जे क्रॉस के क्या बनेगा? आई, के क्रॉस आई क्या बनेगा? जे। और अगर कोई सीक्वेंस को उल्टा कर दिया तुमने, गलती से ये सोचा कि जे क्रॉस आई क्या होगा? वो माइनस के हो जाएगा, और के क्रॉस जे क्या हो जाएगा? माइनस आई, और आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? माइनस जे। एक चीज और ध्यान रखना, फिजिक्स के अंदर हम जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम? मान लो किसी क्वेश्चन में उन्होंने ऐसे बना दिया, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, हाँ या ना? ऐसे बना के छोड़ दिया, एक्स एक्सिस तो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ये बाहर होगी या अंदर होगी? नहीं समझी? कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? भाई ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो फिजिक्स में बहुत बार मैग्नेटिज्म में ऐसे क्वेश्चन आते हैं व्हेन दे से कि हमारे पास, अब जैसे एक्सिस बना के बैठ गई, तुमने आंसर भी सही निकाल दिया, अब वो आंसर में ये बोलेगा इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन। मान लो तुम्हें यही नहीं पता चल रहा एक्स एक्सिस कौन सी होनी चाहिए, बाहर की तरफ बनानी चाहिए एक्स एक्सिस या अंदर की तरफ बनानी चाहिए, परपेंडिकुलर होगी, तो समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है, ये अगर x है, ये y है, तो z इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो वो z इसके परपेंडिकुलर मैंने कुछ सोच के ऐसे बनाई थी। लॉजिक ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगना चाहिए। क्या रूल लगना चाहिए? सीक्वेंस में x से y जाऊं तो z बने, y से z जाऊं तो x बने, z से x जाऊं तो y बने। ये समझ में आया? तो यहां पर ये y है, ये z है, y से z जाऊं तो क्या बने? y से z जाऊं तो, j से k जाऊं तो x बने। x एक्सिस अंदर की तरफ होनी चाहिए। अगर तुमने बाहर बना दी तो गलत आ जाएगा, क्योंकि बाहर एक्चुअली माइनस एक्स है। मतलब ये तुम्हें लग रहा है कि भाई x कहीं भी बन जाता है, वो कहीं भी नहीं बनता है। इट हैज टू बी डैम श्योर कि वो अंदर की तरफ ही होगा। दैट इज द रूल ऑफ राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम? व्हिच फॉलोज राइट हैंड थंब रूल, व्हिच फॉलोज राइट हैंड थंब रूल। मतलब अगर कल कोई कह दे कि ये हमारे पास मान लो x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, y एक्सिस किधर होनी चाहिए? बाहर होगी या अंदर होगी? हम ये कहेंगे कि y से z जाऊं तो x बन जाना चाहिए, हाँ या ना? y बाहर की तरफ होगी, क्योंकि y क्रॉस z करूंगा तो x बनेगा, हाँ या ना? अगर y तुमने अंदर ले ली तो y से z जाऊंगा तो x इधर होना चाहिए था। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो यहां पर जो y होगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा, y जो होगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा। और ये y टू z जाने की बात क्या कर रहा हूं मैं? क्योंकि x से y, i कैप से j कैप, i क्रॉस j k हो गया, j क्रॉस k i हो गया, k क्रॉस i j हो गया। ये समझ में आया या नहीं आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मान लो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग दिस पर्टिकुलर रूल। गाइस इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखें। ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए वेक्टर हो गया ए एक्स आई कैप
प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। कितनी टर्म्स आएंगी? 9 टर्म्स आएंगी। एक बार इसका क्रॉस प्रोडक्ट इससे करो, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, तो क्या बनेगा? ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस ए जेड बी एक्स, मर गए, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अब डॉट प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा आ रहा था, डॉट प्रोडक्ट में तो 3 टर्म बची थी और 6 जीरो हो गई थी। इसमें तो 3 जीरो होंगी, एक तो ये जीरो होगा, एक जे क्रॉस जे जीरो होगा, इसमें के क्रॉस के जीरो होगा। और याद कुछ रहेगा नहीं क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा बनेगा। आई जे को लिख देना के आई को लिख देना, हाँ के आई होना चाहिए ना, जेड से एक्स जाओगे तो वाई बनेगा ना, तो ये माइनस जे बनेगा, जे आई नहीं, ये भी माइनस के बनेगा, जे के आई बनेगा, के आई जे बनेगा, ये माइनस आई बनेगा। समझ में आया मित्रों? ए क्रॉस बी निकालना है। ए को ले लो 2i माइनस जे प्लस के और बी को ले लो 3i माइनस 2j माइनस के। ए क्रॉस बी निकालने का प्रयास करें। इसको देख के नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये याद तो होना नहीं है, ठीक है? मेहनत वाला काम होगा। मैं कराऊं क्या? नहीं, पहले तो ऐसे, एक बार तो ऐसे कराना चाहिए। 2i माइनस जे प्लस के क्रॉस प्रोडक्ट विद 3i माइनस 2j माइनस के। कर लेंगे? करो। हाँ ठीक है, तो देखो ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। देखो इसमें क्या करते हैं, तुम्हारा ए वेक्टर एक बार वापस लिख देते हैं यहाँ पे 2i माइनस जे प्लस के है कैप, ठीक है, और बी वेक्टर है 3i माइनस 2j माइनस के। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट बेसिकली 12th का मेन टॉपिक है, ये वन ऑफ द चैप्टर्स है। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमने अगर ए क्रॉस बी लिखना है तो एक डिटरमिनेंट बनाया। डिटरमिनेंट मतलब तुमने 2 लाइंस ड्रॉ करी ऐसे और यहाँ पे लिख दिया आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब हम इसके नीचे वाले रो में कोफिशिएंट लिखेंगे आई जे के। पहले ए वेक्टर के जो पहले लिखा है उसके, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1 1 और फिर बी के 3 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, अच्छा देखो अब स्टार्ट कैसे करोगे, आई कैप लिखोगे और फिर द रो एंड द कॉलम। रो और कॉलम क्या चीज हुई, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रोज। ठीक है, ये तुम्हारी रोज हैं R1 R2 R3, और जो वर्टिकल लाइंस है दे आर कॉलम्स। ठीक है, तो ये तुम्हारे 3 कॉलम हो गए C1 C2 एंड C3। ठीक है, तो हाँ, तो मैंने आई कैप लिखा। अब तुम्हें क्या करना है, द रो एंड द कॉलम इन विच आई कैप लाइज
रिमूव दोस। कैसे? ये हमने कॉलम हटाया और ये रो हटाई। अब तुम्हारे पास जो बचा है उसको यहाँ पे लिख दो। तुम्हारे पास अब देखो इसको बोलते हैं 3x3 का डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब अगर तुम ये कॉलम और ये रो हटा दोगे, नाउ यू हैव गॉट -1 1 -2 -1, 2x2 का डिटर्मिनेंट बच गया। ठीक है, वो हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? -j कैप। ठीक है, यहाँ वाला टर्म के आगे माइनस आता है। माइनस क्यों आता है इसको हम बाद में देखेंगे, 12th में देखेंगे। ठीक है, बस तुम ये समझ लो कि जे के पहले कौन सा साइन आएगा? माइनस का। ठीक है, अब हमने फिर से क्या करना है? कॉलम एंड द रो इन विच दैट जे कैप लाइज हटा दिया, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको फिर से मैंने 2x2 के डिटर्मिनेंट में लिख दिया। यही बचेगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्या आएगा? के कैप। फिर से अब प्लस साइन के साथ ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, ऐसे याद रखो। ठीक है, के कैप कैसे आएगा? कॉलम रो रिमूव, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं 2x2 की डिटर्मिनेंट बना के लिख दी। ये बचेंगे, ये हटा, दिस 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 दिस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आई कैप लिखा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। ठीक है, दिस इनटू दिस करोगे तो 1 आएगा, माइनस दिस इनटू दिस करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस जे कैप लिखा, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। देखो जरा क्या आएगा? -2 आएगा, -3 आ जाएगा। और फिर के कैप लिखोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा -4 +3, क्योंकि माइनस एक ऑलरेडी है और एक माइनस लगा के तुम्हें आंसर करना है। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3i + 5j - k इज करेक्ट। मैम अगर 3 वेक्टर गिवन है तो 3 वेक्टर गिवन है तो पहले A क्रॉस B निकाल लो, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट विद सेकंड वेक्टर गिवन। देख लो इसमें मैंने क्या किया है, ये जो 2x2 की डिटरमिनेंट बनी है उसको कैसे लिखते हैं? दिस इनटू दिस करते हैं, फिर माइनस दिस इनटू दिस, तो जो भी ये वैल्यू आ रही है उसमें माइनस लगा के आंसर कर दोगे। ठीक है, तो ये -2 आता तो ओवरऑल +2 हो गया। ठीक है, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है, ये प्लस में, ये माइनस में, फिर ये प्लस में, तो ये माइनस लगा के ये वैल्यू सेम वे में, और फिर के कैप के बाद सेम। हाँ, अब एक काम करो, सबसे पहले तो A क्रॉस B निकाल के चेक करोगे कि क्या आंसर आ रहा है, और हम देखेंगे कि क्या वैल्यू इसकी नेगेटिव आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो सेम मेथड, हाँ ये निकालना है B क्रॉस A, पहले B के कोफिशिएंट फिर A के कोफिशिएंट्स I J K के। तो इसका मतलब है जो सर ने अभी बताया था उस मेथड की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, वो पता होना चाहिए कि I क्रॉस J क्या आंसर करेगा, J क्रॉस K आंसर क्या करेगा, लेकिन तुम निकालोगे कैसे? ऐसे। एक और निकाल लो, इस बीच में एक और निकाल देते हैं। पहले एक बार चेक कर लेना ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेसिकली वी हैव प्रूव्ड कि A क्रॉस B की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ A क्रॉस B के बराबर होगी। ठीक है, अगर हमने मान लो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर A ले लिया 5i कैप - j कैप + 3k कैप, एंड वेक्टर B is i कैप, हमें निकालना है A क्रॉस B। ये आ रहा है? ओके, भाई मान लो हमारे पास A वेक्टर है, A वेक्टर इज 2i - j + k, and B vector is -3i + 2j - k। A क्रॉस B निकालो डिटरमिनेंट मेथड से। ये हो जाएगा i कैप, j कैप, k कैप। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे 2 -1 1, यहाँ लिखोगे -3 2 -1। इसको फर्स्ट रो के बेसिस पे खोल दो तो ये हो जाएगा i 1 - 2 -j -2 + 3
प्लस के के 4 माइनस 3 दिखाई नहीं दिया कि दो नेगेटिव है। सो ये हो गया माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। हाँ या ना? अब जरा जस्ट फॉर प्रैक्टिस से बी क्रॉस ए निकालो। चलो ये खुद करो। आई जे के पहले बी लिखोगे तो माइनस 3 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1। अब ये हो गया आई कैप और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस दैट इज 2 माइनस 1। ठीक है, माइनस जे। अब इसमें क्या लिखोगे? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो दैट इज माइनस 3 प्लस 2 प्लस के दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस दैट इज 3 माइनस 4, सो दैट्स आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये करना था। पक्का? टफ था कोई? डन। क्रॉस प्रोडक्ट के दो यूजेस हैं, टू यूजेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एक यूज तो ये है कि मान लो ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर दे दिया बी वेक्टर दे दिया और वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दे दिए। कैसे? 2i प्लस जे माइनस के 2i प्लस माइनस जे प्लस के, कुछ ऐसे लिख दिया। हाँ या ना? आई जे के टर्म्स में ए वेक्टर दे दिया बी वेक्टर दे दिया। तो इन दो 3D वेक्टर्स को लेके मैं एक पैरेललोग्राम बना सकता हूं। हाँ, बन सकता है। अब ये बताओ कि टेक्निकली इसका एरिया कितना होगा पैरेललोग्राम का? इस ट्राइंगल के एरिया का डबल। वो कितना हो जाएगा? ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना है? बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये एरिया किसका है? ट्राइंगल का। उसका डबल इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम which is basically AB sin theta, which is technically A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब कोई भी वेक्टर दे दो, अगर कोई कह दे कि भाई दो वेक्टर थे, एक था सपोज 2i प्लस जे और एक ले लो कोई दूसरा वेक्टर ले लो से माइनस 2i प्लस 3j, कुछ दे दिया ऐसे वेक्टर। अब ये कह रहा है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना है। तो पहले तो क्या निकालो? क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। क्रॉस प्रोडक्ट क्या? इसको a वेक्टर ले लो और इसको b वेक्टर ले लो। तो हम ये कहेंगे a क्रॉस b कितना हो जाएगा? a। अब तुम कहोगे a क्रॉस b ले या b क्रॉस a ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैग्नीट्यूड लेना है। एंड में क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है। तो a क्रॉस b कितना हो जाएगा? i j k, इसका हो जाएगा 2 1 0। हाँ, 2 1 0। इसका हो जाएगा माइनस 2 3 0। अब ये हो जाएगा आई कैप धड़ धड़ 0 माइनस 0 माइनस जे कैप 0 माइनस 0 प्लस के कैप दिस माइनस दिस। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8। तो ये हो गया 8 के कैप। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 8 इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी साइड्स आर गिवन बाय दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, जिसकी एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय दीज टू वेक्टर्स। अगर वो कहे कि ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, तो कोई एक ट्राइंगल है जिसके दो साइड्स वेक्टर फॉर्म में दे रखी हैं, तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ A क्रॉस B। हाँ या ना? दिस इज एरिया ऑफ
ट्राइंगल। अब देखो यहां तक तो बहुत आसान सी बात बोली जो कि समझ में आराम से आ रही है। मान लो कोई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, पैरेललोग्राम बनाया, चलो बना दिया, एरिया हो गया ये वाला एरिया। टेक्निकली देखा जाए तो ए क्रॉस बी क्या होता है? वेक्टर। और वो इसमें क्या हो जाएगा? खट, ए क्रॉस बी, ऐसे आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। तो एरिया इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द, एरिया इज अ वेक्टर, एरिया इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब मान लो कोई कहे कि ये सर्कल है, इसका एरिया क्या है? एरिया वेक्टर कौन सा वेक्टर है? मैंने कहा या तो ये वाला एरिया वेक्टर होगा या फिर ये वाला एरिया वेक्टर होगा, कोई एक ले सकते हो, हाँ या ना? बहुत अजीब सी बात बोली है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, which is perpendicular to the surface. Area is a vector quantity and that जो area vector है वो क्या होता है? Perpendicular to the surface. और दोनों में से कोई भी ले सकता हूं मैं। तो B क्रॉस A भी बोल के ये भी कह सकता था into the plane, या फिर ये कह सकता था A क्रॉस B करके out of the plane। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया या तो ये वाला एरिया वेक्टर हो सकता है या पीछे वाला भी हो सकता है, अगर ये प्लेन इस वाले प्लेन में है तो, हाँ या ना? Got it or not? किसी के दिमाग में आया कि ए क्रॉस बी डॉट ए क्या होगा? ए वेक्टर ऐसे है, मान लो बी वेक्टर ऐसे है, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ। तो ए क्रॉस बी, कैन आई से ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू ए as well as A cross B will be perpendicular to B. हाँ, क्योंकि A cross B would be perpendicular to A and A cross B would also be perpendicular to B. क्योंकि A cross B और A के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है? 0। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। वही मैं कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन होंगे पेपर में, पहले बता दिया है। मतलब किसी को लास्ट पेपर में अगर याद आ रहा हो तो कितना बेकार क्वेश्चन था, कुछ था ना डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को लेके, क्या था? हाँ, उसने कहा कि डॉट प्रोडक्ट रूट डॉट प्रोडक्ट हो गया ए बी कॉस थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड, हाँ या ना? तो उसने कहा था डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इज √3 टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो tan थीटा हो गया 1/√3, थीटा हो गया 30 डिग्री। मतलब जो भी था 30 था, या मतलब आई डोंट नो कौन से को √3 टाइम्स बोल रहा था वो, या तो 30 होगा या 60 होगा, हाँ या ना? डिपेंडिंग ऑन उसने क्या बोला है। मान लो कोई बॉडी है, उस पे फोर्स F लग रही है। मतलब मान लो ये आयुष, कहां गया वो आयुष बैठा है, खड़ा है, दिस इज आयुष। अब सोचने की बात है, आयुष के सर पे अगर मैं F फोर्स लगाऊं, इज दिस सेम एज कि आयुष के गर्दन पे F फोर्स लगाना, या यही फोर्स मतलब यहां लगाऊं, या यही फोर्स यहां लगाऊं, या यहां लगाऊं, इससे फर्क पड़ेगा क्या? किस चीज पे? मैंने कहा फोर्स तो सेम ही लग रही है। मैंने कहा ये सोचो कि इसमें आयुष के गिरने की चांसेस किस में ज्यादा है? टॉप वाले पे। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब अगर मैं ऊपर लगा रहा हूं तो इस फोर्स की टेंडेंसी टू रोटेट इज मोर एज कंपेयर टू अगर मैं फोर्स नीचे लगाता जाऊं तो उसकी टेंडेंसी टू रोटेट कम हो जाएगी। तो उस टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी अबाउट सम पॉइंट, इसका मतलब पॉइंट भी बताना पड़ेगा, किस पॉइंट के अबाउट। मेरे ख्याल से मैं नीचे वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की बात कर रहा हूं कि पैरों के अबाउट घूम जाए, हाँ या ना? इज कॉल्ड एज टॉर्क। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क ऑब्वियसली इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ
vector quantity, it is rotational capacity of force about a point। मतलब इसका मतलब पॉइंट बताना बहुत जरूरी है। मतलब कल कोई कह दे टॉर्क निकाल दो इस एफ के कारण, मैं कहूँगा पागल बकवास बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बकवास बात कर रहा है। मतलब ऐसे कभी आ गया पता चला तुम्हारे सीबीएसई में टॉर्क निकालो एफ के कारण, मैं कहूँ बताए तो का किसके अबाउट निकालो, किसके अबाउट निकालो। इसमें जैसे इस वाले पॉइंट के अबाउट सोच रहे थे शायद, तो मान लो इस पॉइंट के अबाउट निकालो। किस पॉइंट के अबाउट? ए के अबाउट। तो हम कहेंगे टॉर्क ड्यू टू एफ अबाउट ए। टॉर्क ड्यू टू एफ अबाउट ए is defined as r cross f. It is defined as r cross f. ये r क्या कौन सा वेक्टर हो गया? It is vector from a to f. It is vector from a to f. It is called as position vector. It is called as position vector of the point of application of force from A. It is defined as position vector of point of application of force. This is the point of application of force. उसका position vector कहां से? ए से। अब समझ में आया? समझ लो ढीला आया, कुछ नहीं आया, बस मान लिया हाँ भाई होता है। टॉर्क ड्यू टू एफ अबाउट ए क्या होता है? आर क्रॉस एफ। ओके गाइस, मैं क्या बता रहा था? मैं कह रहा था टॉर्क ड्यू टू एफ अबाउट ए कितना हो जाएगा? आर क्रॉस एफ। यार ये आर क्रॉस एफ ये पोजीशन वेक्टर हो गया कहां से? जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो वहां से किस पॉइंट पे? जहां पे फोर्स लग रही है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? पहले तो दोनों की टेल ज्वाइन करो, पहले तो दोनों की टेल ज्वाइन करो। टेल ज्वाइन कर दी? हाँ, और ये वाला एंगल थीटा का रोल प्ले करेगा, तो आर क्रॉस एफ हो जाएगा आर मैग्नीट्यूड एफ मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और डायरेक्शन हो जाएगी आर क्रॉस एफ इनटू द प्लेन। या मेरी फिंगर्स कैसे घूमी? ऐसे। तो टॉर्क की टेक्निकल डायरेक्शन तो क्या हो गई इस केस में? इनटू द प्लेन। टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो गई? इनटू द प्लेन। ये तो है टेक्निकल डेफिनेशन, ऐसे कोई करता नहीं है, लेकिन ये निकालना आना चाहिए। ये चीज बिल्कुल बेसिक है, ये निकालना आ गया। उसके बाद लोग कैसे निकालते हैं? जो एफ वेक्टर बनाया है उसको कर दो एक्सटेंड, फोर्स वेक्टर को क्या कर दो? एक्सटेंड, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछी है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिरा दो फोर्स वेक्टर की लाइन पे, फोर्स वेक्टर की लाइन पे। इसको बोल दो आर परपेंडिकुलर। क्या बोल दो? आर परपेंडिकुलर। अब जरा टेक्निकली देखो, ये आर मैग्नीट्यूड है, ये लेंथ, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये आर परपेंडिकुलर बेसिकली कितना हो गया? आर मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो बेसिकली टॉर्क को कैसे लिख दो? एफ मैग्नीट्यूड इंटू आर परपेंडिकुलर, एफ मैग्नीट्यूड इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम ए। यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इससे भी एक प्रॉब्लम होगी, डायरेक्शन चली गई। अब जो डायरेक्शन तो आर क्रॉस एफ से निकाल रहे थे इनटू द प्लेन, वो थोड़ी निकल पाएगी। अब तो तुमने ये डायग्राम बना दिया। तुमने क्या डायग्राम बनाया है? एफ ऐसे लग रहा है,
इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी है। कैसे निकालेंगे टॉर्क? इसको एक्सटेंड करोगे, यहां से परपेंडिकुलर टपकाओगे, ये आ जाएगा आर परपेंडिकुलर। तो तुमने कहा टॉर्क कितनी हो गई? आर परपेंडिकुलर इंटू एफ डायरेक्शन। मैंने कहा अब डायरेक्शन निकालने का भी तरीका दूसरा है। ऐसे सोचो, इस लाइन के अलोंग एफ लगा, इस लाइन के अलोंग एफ लगा, तो अगर मैं ए पे कील ठोक दूं, क्या ठोक दूं? कील ठोक दूं, तो ये एफ इस लाइन के अलोंग लगा, तो ये कैसे घुमाएगा इसे? नहीं समझे? इधर कील ठोक दी और ऐसे एफ लगाया, ऐसे एफ लगाया, तो किधर घूमेगा? ऐसे घूमेगा। तो मैंने कहा क्लॉक इनटू द प्लेन था, वैसे टेक्निकल डायरेक्शन वाज इनटू द प्लेन, लेकिन मैंने कहा ना ना ना, फील ऑफ रोटेशन कहेगा कि कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। हाँ ये बात अलग है, फिंगर्स को क्लॉकवाइज करोगे तो दैट विल बी इनटू द प्लेन, लेकिन अब ऐसे नहीं सोचा, हमने कहा कि भाई यहीं पे छोड़ देंगे, हम कहेंगे इट इज क्लॉकवाइज टॉर्क। अब जैसे मान लो इधर एफ लग रहा है और कोई कहे पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क बताओ, तो कितनी होगी? एफ इंटू R1। तो टॉर्क अबाउट ए हो जाएगा एफ इंटू R1 क्लॉकवाइज। अगर कोई कहे बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताओ, तो एक्सटेंड किया और यहां से परपेंडिकुलर गिराया, ये हो जाएगा R2। तो टॉर्क अबाउट बी कितना हो जाएगा? एफ इंटू R2। ऐसे कोई कहे सी पॉइंट के अबाउट बताओ, फोर्स ऐसे लग रहा है ना, फिर ऐसे ही लगे घुमाएगा, तो FR3 ऐसे, दैट्स टॉर्क अबाउट सी। कोई कहे टॉर्क अबाउट डी पॉइंट कितना होगा? मैंने कहा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रोल प्ले करेगा R4। फोर्स ऐसे लग रही है, एक्सटेंड किया, परपेंडिकुलर टपकाया उस लाइन पे, और कैसे घुमाएगा? ऐसे। तो टॉर्क अबाउट डी क्या हो जाएगा? FR4 एंटी क्लॉकवाइज। हाँ या ना? और बॉडी है, उस पे फोर्स लग रहा है, गाइस इधर देखो, बॉडी है, उस पे फोर्स लग रहा है ऐसे। कोई पॉइंट है जिसके अबाउट टॉर्क 0, मैंने कहा इस लाइन के अबाउट देखो, इस पॉइंट के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा। नहीं, 0 डिग्री है इसमें, या तो आर परपेंडिकुलर ही 0 बोल दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0, या ये कह दो हाँ आर परपेंडिकुलर 0 है, एक्सटेंड करूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। या फिर क्या कहो, इसे कहो पोजीशन वेक्टर। अब आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा? आर मैग्नीट्यूड एफ मैग्नीट्यूड साइन 0, 0 साइन 0 इज 0। तो टॉर्क क्या हो गई? 0। और इस पॉइंट के अबाउट मैंने कहा इस वाले में ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इसमें 180 हो जाएगा, आर क्रॉस एफ तो हो जाएगा आर एफ साइन 180 भी 0 ही होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स ऐसे लग रही है, तो इस लाइन के अबाउट फोर्स जिस लाइन के अलोंग लग रही है, इस लाइन के अबाउट, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितनी है? 0। सही भी है, शायद कैपेसिटी ऑफ दिस फोर्स टू रोटेट द बॉडी अबाउट दीज पॉइंट्स क्या होगी? 0। हाँ या ना? शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि आयुष क्यों गिरने वाला था, क्योंकि आयुष ऐसे है और ये पैर के अबाउट मैंने कील ठोक दी, और हमने कहा पैर के अबाउट ये घूमेगा, और यहां पर अगर मैं ऐसे एफ लगाता हूं तो आर परपेंडिकुलर ये हो गया, तो टॉर्क हो गया एफ इंटू एच। अब यहां लगाऊंगा तो एफ इंटू H1, तो वो लेंथ कम होती गई आर परपेंडिकुलर, तो टॉर्क की वैल्यू कम होती गई। तो टॉर्क तो बड़ी डाइसी चीज नहीं हो गई, एक ही सिचुएशन में देयर विल बी डिफरेंट टॉर्क्स। अगर सिचुएशन एक है, देयर विल बी डिफरेंट टॉर्क्स अबाउट डिफरेंट पॉइंट्स। सो अगर कल कोई कह दे कि टॉर्क निकालो, तो हम कहेंगे पॉइंट बताओ। क्या बताओ? पॉइंट बताओ। बिना पॉइंट के मैं टॉर्क नहीं निकाल सकता। गाइस यार, मान लो कोई डब्बा है, मान लो कोई डब्बा है, इस पे इधर फोर्स लग रही है F1 और ये लेंथ L है, ये लेंथ L है। व्हाट इज टॉर्क अबाउट A? टॉर्क अबाउट A
भाई दो तरीके करने के बेसिक तरीका कि तुम कहोगे आर, ये हो गया आर, इसको फिर टेल टू टेल ज्वाइन करोगे तो ये हो गया आर वेक्टर, एंगल कितना हो जाएगा 45, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √2l, हाँ या ना, आर क्रॉस F1 क्या हो जाएगा इनटू द प्लेन, हाँ या ना, या ऐसे कितना हो जाएगा R1 मैग्नीट्यूड, R मैग्नीट्यूड कितना हो गया √2l, F मैग्नीट्यूड F1 साइन ऑफ 45, ये कट गया तो ये कितना हो गया F1l इस डायरेक्शन में। मैंने कहा सीधा भी कर सकते थे कि भाई इसको एक्सटेंड करो, फोर्स को एक्सटेंड करो, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, वो हो गया L, तो टॉर्क कितना हो गया F1l और ऐसे घूमेगा, हाँ या ना। अब अगर मान लो कोई कह दे कि ऐसे है, ऐसे लग रहा है F1, ऐसे लग रहा है F2 और नेट टॉर्क पूछ रहे हैं अबाउट A, तो टॉर्क अबाउट A कैसे निकालूंगा, F1 के कारण हो जाएगा F1L, ऐसे, बाकी सबको भूल जाओ, तो टॉर्क अबाउट A कितना हो गया F1L ऐसे, और F2 को एक्सटेंड करूंगा, परपेंडिकुलर रहूंगा, फिर से L आएगा, लेकिन ये कैसे घुमाएगा ऐसे, हाँ क्योंकि F2 तो ऐसे लग रहा है ना, तो A के अबाउट तो ऐसे घुमाएगा, तो फिर क्या करो, एक डायरेक्शन अगर तुमने पॉजिटिव ली तो इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव, तो हम ये कह देंगे F1L तो मैंने कहा पॉजिटिव, तो माइनस F2L, तो नेट टॉर्क कितनी हो गई, टॉर्क नेट अबाउट A इज F1L माइनस F2L, और अगर इसको नेगेटिव लिखा है तो इसका मतलब मैंने क्या माना, नेट इधर की तरफ माना है, वेक्टर फोर्सेस मतलब वेक्टर क्वांटिटी है ना, हाँ या ना। एक डायरेक्शन अगर तुमने पॉजिटिव मान ली और तो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या बोलोगे नेगेटिव है, तो मैंने आई थिंक ये वाली पॉजिटिव मानी है और ये वाली नेगेटिव, हाँ या ना, गॉट इट। अब जैसे मान लो एक रॉड है और ऐसे F लग रहा है और ये वाला एंगल दे दिया थीटा और ये लेंथ है L, हाँ या ना। व्हाट इज टॉर्क अबाउट A, व्हाट इज टॉर्क अबाउट A, तो मैंने कहा इसको करो एक्सटेंड और यहां से गिराओ परपेंडिकुलर, हाँ या ना। अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल अलाइन परपेंडिकुलर टू दैट, अच्छा यार भाड़ में जाए कोई, ये थीटा है तो ये हो गया L साइन थीटा, तो टॉर्क कितनी हो जाएगी FL साइन थीटा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी A पे कील ठोकी और इस लाइन के लॉन्ग F लगाया तो ऐसे घुमाएगा, हाँ या ना। प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं बेसिकली टॉर्क निकालने की, क्या करा रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं टॉर्क निकालने की। हालांकि जैसे इस वाले केस में तुमने टॉर्क निकाली, दैट वाज वन वे ऑफ फाइंडिंग टॉर्क, दैट वाज वन वे ऑफ फाइंडिंग टॉर्क, देयर इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग टॉर्क। किसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, A पॉइंट के अबाउट, फोर्स कैसे लग रहा है ऐसे, ऐसे, ये एंगल है थीटा। दूसरा तरीका क्या है कि फोर्स को रिजॉल्व कर दो, दो फोर्स के कंपोनेंट हो गए F cos थीटा, F sin थीटा। अब ये बताओ A के अबाउट F cos थीटा के कारण कोई टॉर्क है, नहीं, क्योंकि वो तो उसी लाइन के लॉन्ग लग रहा है, R परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, और F sin थीटा के कारण टॉर्क हो जाएगी, बस कितनी हो गई F sin थीटा इंटू L, ऐसे। तो टॉर्क अबाउट A कैन बी रिटन एज F sin थीटा इंटू L, ऐसे। कुछ कुछ समझ में आया, दोनों में ये दोनों सेम तो नहीं है, सेम नहीं आए, उसमें तो अच्छा, लेकिन तरीका डिफरेंट है, तरीका डिफरेंट है, डायरेक्शन भी सेम आ रही है, वैल्यू भी सेम आ रही है, तरीका डिफरेंट है। अब कोई कहेगी तरीका क्या किया हमने, मैंने कुछ नहीं किया, पता है, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का भी जुगाड़ ढूंढ लिया। मैंने कहा ये A वेक्टर है, ये
बी वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ये एंगल थीटा है। तो ऐसा सोचो कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बी के दो कंपोनेंट हो गए, बी पैरेलल, बी परपेंडिकुलर। तो कोई कहे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्या कैन आई से दैट विल बी ए इंटू बी परपेंडिकुलर। जैसे ए डॉट बी क्या था, ए डॉट बी था ए इंटू बी पैरेलल, which B parallel was called as projection of B on A। हाँ या ना। फिर किसी ने कहा ऐसे हमने किया, इसकी जगह ऐसे भी तो कर सकते थे कि ये B वेक्टर है, ये A वेक्टर है, ये थीटा है। A के कंपोनेंट्स ले लो कि ये हो गया A पैरेलल और ये हो गया A परपेंडिकुलर। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट A परपेंडिकुलर इंटू B? हाँ या ना, A परपेंडिकुलर इंटू B। तो ऐसे ही जो तुम टॉर्क में बोल रहे हो, टॉर्क में तुम क्या बोल रहे हो, टॉर्क होता था R क्रॉस F। तो इसमें एक तरीका तो मैंने सोचा F इंटू R परपेंडिकुलर, वो तो ये वाला था। और दूसरा क्या सोचा, R, वो शायद ये वाला है। सोचो जरा ध्यान से, क्योंकि ये हो गया F परपेंडिकुलर और ये हो गया R। समझ में आया? तो या तो तुम क्या कर दो, फोर्सेस को रिजॉल्व कर दो, या क्या कर दो, या R परपेंडिकुलर डाल दो। हाँ या ना? भाई मान लो जैसे ये रॉड है, मान लो ये रॉड है और यहां से हिंज कर दी, यहां से हिंज कर दी। mg कैसे लगेगा, ऐसे, और फिर कह दिया कि ये वाला एंगल है थीटा। व्हाट इज टॉर्क अबाउट हिंज, व्हाट इज टॉर्क अबाउट हिंज, कितना हो जाएगा? इसका मास m है, इसका लेंथ l है। कैसे करेंगे, mg को एक्सटेंड करो, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, ये r परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा, mg सेंटर पे लगेगा तो l/2 हो गया। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, mg l/2 साइन थीटा, क्योंकि सेंटर पे लगता है ना mg। हाँ या ना? तो पूरा लेंथ l था तो ये l/2 होगा और ये r परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, l/2 साइन थीटा। और टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये। अब मान लो ये रॉड थी, ये रॉड थी, गाइस फिर से ये रॉड थी, यहां से हिंज कर दिया, यहां से हिंज कर दिया। ये वाला एंगल क्या है बेटा, इधर देख के, थीटा। mg ऐसे लग रहा है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा। हमने कहा mg के दो कंपोनेंट हो गए, mg cos थीटा, mg sin थीटा। mg cos थीटा के कारण टॉर्क क्या हो जाएगी, 0, और mg sin थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l/2, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे। हाँ, क्योंकि mg sin थीटा हिंज के अबाउट ऐसे घुमाएगा, तो टॉर्क अबाउट हिंज कितना हो जाएगा, mg sin थीटा इंटू l/2, अगेन क्लॉकवाइज। हाँ या ना? मैंने अभी बताया कि टॉर्क अबाउट डिफरेंट पॉइंट इज डिफरेंट। तो अगर मान लो कल कोई कहे कि इधर F लग रहा है और इधर भी F लग रहा है और इसका सर्कल का रेडियस है R, व्हाट इज नेट टॉर्क अबाउट A, व्हाट इज नेट टॉर्क अबाउट B एंड व्हाट इज नेट टॉर्क अबाउट C? क्या मैं कह सकता हूं टॉर्क नेट अबाउट A कितना हो जाएगा, उस वाले के कारण तो 0 और नीचे वाले के कारण F इंटू 2R, तो कितना हो जाएगा, F इंटू 2R। ऐसे घुमाएगा ना, A पे कील ठोकूंगा तो टॉर्क नेट अबाउट B कितना हो जाएगा, B पे कील ठोकी है अब, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज R, दैट इज FR। ऐसे
और फिर इस वाले के कारण एफ आर ऐसे, तो माइनस एफ आर, टॉर्क नेट इज 0, हाँ या ना? टॉर्क नेट अबाउट सी कितना हो जाएगा? इस वाले के कारण तो 0, एफ इंटू 2r और ऐसे सी के अबाउट। भाई ऐसा है ना, इधर एफ लगा इधर एफ लगा, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगी? सिर्फ इसकी होगी एफ इंटू 2r ऐसे, तो एफ इंटू 2r ऐसे। यूनिट्स क्या होंगी? न्यूटन मीटर। यूनिट्स क्या होंगी? न्यूटन मीटर, हाँ या ना? देखो डायमेंशनल जो अगर ध्यान से देखा जाए, न्यूटन मीटर दैट इज सेम एज यूनिट्स ऑफ, अगर शायद देखा जाए, अभी दिमाग में आया, वर्क डन। तो डायमेंशनली तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला और वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसका मतलब क्वांटिटी सेम थोड़ी है। दैट इज वन ऑफ द डैम ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तुम डायमेंशनल से तो क्या प्रूव कर दोगे? टॉर्क और वर्क डन सेम है, सेम नहीं है वो। जबकि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो स्केलर था, एक बेचारा अलग ही चीज है बिल्कुल, क्या है? वेक्टर है। हाँ, यहां तक का समझ में आ गया। अच्छा, टॉर्क अबाउट डी निकालें तो इस वाले पॉइंट के अबाउट, इस डिस्टेंस को दे दिया x, टॉर्क अबाउट डी कितना हो जाएगा? भाई ऐसे बोल रहा है ना, इस पॉइंट के अबाउट f 2r प्लस एक्स, f इंटू 2r प्लस एक्स ऐसे, और ये भी तो ऐसे ही घुमाएगा, प्लस fx ऐसे। दैट इज टॉर्क नेट अबाउट डी। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है सेम सिचुएशन में नेट टॉर्क अबाउट डिफरेंट पॉइंट इज डिफरेंट, दैट इज द जनरल आइडिया ऑफ टॉर्क, दैट इज द जनरल आइडिया ऑफ टॉर्क। टॉर्क अबाउट डिफरेंट पॉइंट इज डिफरेंट। देयर इज अ वेरी स्पेशल केस, देयर इज अ वेरी स्पेशल केस। कौन सा केस? ये वाला केस देखो गाइस, ये वाला केस देखो, 12th में भर भर के यूज आएगा। R R X, दिस इज A B C D। निकालना जरा टॉर्क नेट अबाउट A, टॉर्क नेट अबाउट B, टॉर्क नेट अबाउट C एंड टॉर्क नेट अबाउट D। कितना आ रहा है? खुद से भैया, इसमें इस सिचुएशन में हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क अलग आ रही है। इन जनरल आनी भी चाहिए, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आती है। करके देख लो, ए के अबाउट टॉर्क कितनी आ रही है? टॉर्क अबाउट ए आ रही है एफ इंटू 2r ऐसे, हाँ या ना? टॉर्क अबाउट बी कितनी आ रही है? एफ आर ऐसे प्लस एफ आर, वो भी ऐसे ही है, तो 2fr क्लॉकवाइज। बी पे कील ठोक के सोचा तो ऐसे आ रहा है ना, fr और fr दोनों ऐड ही तो हो रहे हैं। अब सी के अबाउट देखा तो इसके कारण तो टॉर्क है नहीं, f इंटू 2r ऐसे, f इंटू 2r ऐसे, तो टॉर्क अबाउट सी भी कितना आ रहा है? 2fr ऐसे। अब डी के अबाउट देखो, डी के अबाउट देखेंगे तो ये आ रहा है f इंटू 2r प्लस एक्स। कैसे? इधर देखो, देखो ऐसे, और f इधर लग रहा है fx ऐसे। d के अबाउट देख रहे हैं ना, d के अबाउट देखोगे तो ये वाली फोर्स तो टॉर्क कैसे देगी? ऐसे। और d के अबाउट देख रहे हैं तो फोर्स ऐसे लगाया, और इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो टॉर्क कैसे आएगी? ऐसे। तो टॉर्क अबाउट d कितनी आ रही है? f 2r प्लस एक्स ऐसे माइनस fx, दैट क्योंकि वो ऐसे है तो ये आ जाएगा f2r ऐसे। देखो सब जगह क्लॉकवाइज f2r आ रही है, हाँ या ना? दिस सिचुएशन इज अ वेरी पॉपुलर सिचुएशन यू विल सी इन क्लास 12th। और उस केस में वो ये नहीं बोलेगा कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में सबके अबाउट सेम ही आती है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज कपल, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज कपल। कपल
फोर्सेस आर एक्टिंग इन अ कपल। व्हाट डू यू मीन बाय, क्या बोलते हैं कि कैसे, हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस सिचुएशन? फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। इस केस में नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन दुनिया वुड बी सेम। कितनी आएगी? एक काम करो, इसी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, तो इसको एक्सटेंड किया, कितनी आएगी? F इंटू आर परपेंडिकुलर। या ये कहो वेयर आर परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। यही तो आ गया F इंटू 2R। F इंटू 2R। ये याद रखना, ये याद रखना, क्योंकि वहां पर मैं रिपीट करूंगा ये चीज। क्या कि देयर वाज अ सिचुएशन जिस केस में नेट टॉर्क बताने की जरूरत नहीं है किस पॉइंट के अबाउट निकालनी है। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा नेट टॉर्क क्या आती है? सेम आती है। एंड दैट वाज द केस ऑफ कपल। एंड व्हाट इज कपल? कपल इज अ सिचुएशन जिसमें दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो। क्या कर रही हो? अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो। हाँ या ना? यहां तक का समझ में आया? We started with forces, we will finish this chapter with forces. हमने कुछ इक्विलिब्रियम सीखा था। इक्विलिब्रियम में हमने क्या कहा था? इक्विलिब्रियम में हमने कहा था समेशन ऑफ फोर्सेस इज 0। हाँ या ना? और इक्विलिब्रियम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? दैट बॉडी इज एट रेस्ट परमानेंटली, रादर एक्सेलरेशन इज 0, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हाँ या ना? और सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, सबसे सिंपलेस्ट, चलो ये भी छोड़ो, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्या है कि छत से हमने कुछ टांग दिया तो ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा mg, तो टेंशन शुड बी इक्वल टू mg। ये हमें समझ में आता था। बेटा एक क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। रॉड है और रॉड को मैंने टांग दिया। इसका मास m है, इसका लेंथ l है। इसका मास m है, इसका लेंथ l है। और जो ये एक रस्सी टांगी है वो तो कोने पे टांग दी, दूसरी सेंटर से l/4 पे टांग दी। कितने पे टांग दी? l/4 पे। ये डिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा? l/2। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा t1, ऊपर लगेगा t2। इक्विलिब्रियम है, हम कह देंगे t1 प्लस t2 इज mg। हाँ या ना? सॉल्व तो नहीं हो पाया ना दोनों ने, t1 और t2? कुछ और फंडा लगाएं। क्या मैं कह सकता हूं कि जो ये तुम करते थे कि F net इज 0, यहां पर एक्चुअली क्या कहना चाहिए कि कोई भी अगर बॉडी है, नॉट पॉइंट मास, क्या है? That is the whole difference between these two questions. What is the difference between these two questions? यहां पर है पार्टिकल, और यहां पर है बॉडी। बॉडी की लेंथ होती है, तो ऐसे वाले केसेस में जो भी बॉडी है उसका दो तरह का मोशन हो सकता है। किस तरह का मोशन हो सकता है? टू टाइप्स ऑफ मोशन इज पॉसिबल। एक मोशन होता है ट्रांसलेशनल मोशन, कैसा मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन। और एक होता है रोटेशनल मोशन। क्या होता है? रोटेशनल मोशन। हाँ या ना? कोई भी बॉडी है उसका दो तरह का मोशन हो सकता है,
ट्रांसलेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन। एंड उसके डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हो सकती हैं कि या तो सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा, या सिर्फ रोटेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, या ट्रांसलेशन भी नहीं हो रहा और रोटेशन भी नहीं हो रहा, या ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। ट्रांसलेशन को बाद में हम टेक्निकली डिफाइन करेंगे। आज की डेट में ट्रांसलेशनल मोशन को बोल सकते हो क्या? चलना। और रोटेशनल मोशन को बोल सकते हो घूमना। हाँ या ना? चलना और घूमना। तो जो हमने ये कंडीशन बताई थी, ये किसके लिए थी? ये थी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। किसके लिए? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। कि अगर कोई कहे कि सिचुएशन है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो क्या कहोगे? समेशन ऑफ फोर्सेस इज 0। और जब कोई कहेगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तब क्या कहोगे? टॉर्क इज 0। अब पंगे आ गए। अबे टॉर्क तो हर पॉइंट के अबाउट अलग होती है, तो तुम्हें ये सिखाना पड़ेगा कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमने सीखा है टेक्निकली क्या, कि सम ऑफ फोर्सेस 0 कर दो। लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो पंगे आ गए ना। फील तो ये आ रही है कि टॉर्क 0 कर दो, किसके अबाउट 0 कर दो? तो समेशन ऑफ टॉर्क या टॉर्क नेट इज 0, लेकिन अबाउट विच पॉइंट? तो अब रटना है फॉर द टाइम बीइंग कि इसमें टॉर्क नेट इज 0 अबाउट एनी पॉइंट। टॉर्क नेट इज 0 अबाउट एनी पॉइंट। क्या समझ में आया? क्या रटोगे? नहीं, गलत लिखा है अभी। क्या रटोगे? देर आर टू डिफरेंट केसेस, देर आर टू डिफरेंट केसेस। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। जब दोनों इक्विलिब्रियम साथ में होते हैं, जब दोनों इक्विलिब्रियम, इधर देखो बोर्ड की तरफ, इंपॉर्टेंट है ये, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों साथ में होते हैं, तो क्या करते हो? समेशन ऑफ फोर्सेस को 0 करते हो और टॉर्क किसके अबाउट 0 करते हो? एनी पॉइंट के अबाउट 0 करते हो। 2 चैप्टर बाद हम पढ़ेंगे कि जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होता परंतु रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है? सोच रहा हूं कि वो ट्रांसलेट तो करे और रोटेट ना करे। मैं बताऊं कब हो सकता है। ये रॉड लो, इसको टांगो और इसको एक एलिवेटर में टांग दो और एलिवेटर को ऊपर एक्सेलरेट कर दो ए से, तो ये रॉड ऊपर जाएगी। जमीन पे कोई देखेगा तो उसको लगेगा ना ऊपर जा रही है, तो वो ये कहेगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो नहीं है परंतु रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो हमने ये कहा कि इसमें इक्वेशन क्या बनेगी ट्रांसलेशन की? तो एफ नेट इज एम ए। ट्रांसलेशन की इक्वेशन तो क्या बनेगी? एफ नेट इज एम ए, क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। ये कौन सा लॉ हो जाएगा? न्यूटन्स सेकंड लॉ हो जाएगा, एफ नेट इज एम ए। लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो है, इसमें जरूरी नहीं है टॉर्क नेट अबाउट एनी पॉइंट 0 नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ टॉर्क नेट 0 करोगे अबाउट सेंटर ऑफ मास। फॉर द टाइम बीइंग सेंटर ऑफ मास को सोचो सेंटर ऑफ बॉडी। फॉर द टाइम बीइंग क्या सोचो? सेंटर ऑफ मास को सोचो सेंटर ऑफ बॉडी। मतलब मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूं, तुम्हें ये चीज रटी हुई होनी चाहिए। क्या चीज रटी हुई होनी चाहिए? कि अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों साथ में हैं, तब तो तुम टॉर्क नेट किसके अबाउट 0 कर सकते हो? एनी पॉइंट, दैट एनी पॉइंट इंक्लूड्स सेंटर ऑफ मास। एनी पॉइंट इज एनी पॉइंट, दैट एनी पॉइंट इंक्लूड्स सेंटर ऑफ मास। और जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, जो कि कौन सा केस होगा? जब रॉड को एलिवेटर में रखा और एलिवेटर को कर दिया एक्सेलरेट,
तो वो चलेगी लेकिन घूमेगी नहीं, वो चलेगी लेकिन घूमेगी नहीं। तो उस केस में ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन हो जाएगी एफ नेट इज एम ए, एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या होगी, टॉर्क नेट इज जीरो। लेकिन किसके अबाउट जीरो करना है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो करोगे, किसी और पॉइंट के अबाउट जीरो नहीं करोगे। तो इस क्वेश्चन पे वापस आए, इस क्वेश्चन पे वापस आए। इसमें हमने ये कहा कि एक इक्वेशन तो बन गई T1 प्लस T2 इज mg। ये कहां से बनी है, ये मेरे ख्याल से ये वाली चीज की इक्वेशन बनाई है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था, तो हमने कह दिया भाई ठीक है एफ नेट इज जीरो। एंड क्योंकि इसमें एफ नेट इज जीरो है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, तो टॉर्क में जीरो कर सकता हूं किस पॉइंट के अबाउट, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट के अबाउट कर सकता हूं ना। इस केस में तो दोनों इक्विलिब्रियम साथ में है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकता हूं। तो क्या मैं इसके अबाउट करूं, सोच रहा हूं मैं T1 इसके अबाउट जीरो कर रहा हूं इंटू L/2 ऐसे, T2 इंटू L/4 ऐसे। तो टॉर्क अबाउट सी बोल दो इसे, टॉर्क अबाउट सी को जीरो करना है तो कितना हो जाएगा, T1 L/2 ऐसे, फिर माइनस T2 L/4 ऐसे, दैट शुड बी जीरो। हाँ या ना, इससे इक्वेशन क्या बनी, 2T1 इज T2, 2T1 इज T2। अब एक इक्वेशन हो गया T1 प्लस T2 इज mg, एंड दूसरा हो गया 2T1 इज T2। तो इन दो इक्वेशनों से आंसर क्या निकलेगा, T2 को लिख दो 2T1, तो T1 हो गया mg/3 और T2 हो गया 2mg/3। क्या तुम्हें फील भी आ रहा है कि यार ये वाला टेंशन कम होना चाहिए था, ये वाला ज्यादा होना चाहिए था, फील आ रही है। अगर रॉड को टांगोगे, इसको कोने से टांग दिया और इसको थोड़ा सेंटर के पास में टांग दिया, इस वाले में टेंशन ज्यादा होगी, ये फील आ रही है। लेकिन निकालोगे कैसे, जैसे मैंने निकाला। लेकिन ऐसे तो कर ही सकते हैं, ये तो इसमें भी कर सकते थे। क्या मैं इसमें किसी और पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर सकता हूं, इसमें ए के अबाउट जीरो करी जा सकती है। हाँ, क्योंकि इसमें तो एनी पॉइंट है, एनी पॉइंट है। ए के अबाउट जीरो करूंगा तो क्या आएगा, टॉर्क अबाउट ए कितना आएगा, T1 का तो आएगा ही नहीं, T1 का तो टॉर्क आएगा ही नहीं, mg का आएगा। mg का कितना होगा, mg इंटू L/2 ऐसे, इसके अबाउट, इसके अबाउट mg इंटू L/2 ऐसे, और T2 इंटू L/2 प्लस L/4, 3L/4, T2 इंटू 3L/4 ऐसे। नहीं समझे तो क्या आ जाएगा, mg इंटू L/2 ऐसे माइनस T2 इंटू 3L/4 ऐसे, शुड बी जीरो। यार कितना आ रहा है T2, 2mg/3, यही आ रहा था। इसके अबाउट जीरो कर सकता हूं, बी के अबाउट, हाँ बी के अबाउट कर सकते हैं, कर सकते हैं। कितना आएगा बी के अबाउट टॉर्क, mg L/4 ऐसे, T1 3L/4 ऐसे। तो mg L/4 ऐसे, इसको पॉजिटिव मान लिया ऐसे वाली, तो ऐसे वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव। T1 3L/4 ऐसे, दैट वुड बी नेट टॉर्क अबाउट B, दैट शुड बी जीरो। तो T1 कितना हो गया, mg/3। बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का। और कुछ था इसमें, हाँ इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि करना क्या है। जब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम होते हैं साथ में, तो एक इक्वेशन तो हो जाएगी ट्रांसलेशन की, क्या, एफ नेट इज जीरो, तो T1 प्लस T2 इज mg, हाँ या ना।
दूसरी होनी चाहिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी। क्यों? क्योंकि जब भी बॉडी की बात करेगा तो उसमें दो तरह का मोशन हो सकता है, ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी। पार्टिकल अलग चीज थी, पार्टिकल पॉइंट मास था। क्या था? पॉइंट मास। और जो बॉडी होती है उसका कुछ डायमेंशन होता है, लेंथ ब्रेड्थ कुछ होता है, हाँ या ना? तो उसका रोटेशन भी हो सकता है। तो उस केस में हम कहते हैं कि अगर बॉडी रोटेट नहीं कर रही तो टॉर्क जीरो करना चाहिए। फिर मैंने दो केस रटवाए लिटरली, कोई समझाया नहीं, कि जब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम साथ में हो तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में तुम चाहो तो सी के अबाउट जीरो करके देख लो, उससे इक्वेशन आ जाएगी T1 L/2 इज T2 L/4, या ए के अबाउट जीरो करोगे तो क्या आ जाएगा T2 3L/4 इज इक्वल टू mg L/2, क्योंकि ये इधर घुमाएगा ये इधर घुमाएगा, हाँ या ना? या बी के अबाउट जीरो करोगे तो क्या कहोगे T1 3L/4 ऐसे, mg L/4 ऐसे, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? अगर यही केस लिफ्ट में एक्सेलरेट कर रहा होता, उस केस में टॉर्क सिर्फ और सिर्फ सी के अबाउट जीरो करोगे, ए और बी के अबाउट जीरो नहीं करोगे। ये समझ में आ गया?